हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 19 जनवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 19 जनवरी 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये नया चैनल है। तो सबसे पहले हम लोग कल का रिवीजन करेंगे 1 मिनट में क्विकली। उसके बाद आज की करंट अफेयर को डिटेल से पढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने, कल बोले तो सैटरडे, क्योंकि संडे को वीकली टेस्ट होता है आपका। वीकली टेस्ट इस बार नहीं आया था, लेकिन जल्द ही आ जाएगा। आज दिन में आपका मिल जाएगा आपको। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था सैटरडे को लोकपाल दिवस कब मनाते हैं। 16 जनवरी को मनाते हैं। लोकपाल का मतलब होता है जनता का रक्षक। और केंद्र सरकार ने आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में शत्रुजीत सिंह कपूर को नियुक्त किया है। भारत में अमेरिका के नए नए आए हुए राजदूत सर्जियो गोरे ये भारत को पैक्स सिल्का में शामिल करने के लिए आमंत्रित किए हुए हैं। पैक्स सिल्का क्या होता है, मैंने आपको लास्ट डे समझाया था। भारत का पहला संप्रभु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क तमिलनाडु ये विकसित करेगा। डीआरडीओ ने तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया है केके रेंज, अहिल्यानगर, महाराष्ट्र में। नीति आयोग ने ऑफिशियल तौर पर मिजोरम राज्य को भारत की अदरक राजधानी घोषित किया है। और टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन ने अपना ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया विवेक चड्ढा को। इसके अलावा टाइलर पर्यावरण उपलब्धि पुरस्कार ये टोबी कियर्स ने जीता है। भारत की पहली पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित एटीएम वैन त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया है। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन ये कोच्चि, केरल में आयोजित किया जा रहा है विद द थीम ऑफ स्पाइस 360 गेटिंग फ्यूचर रेडी। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे। लास्ट डे के वीडियो से आपने रिवीजन किया। इसकी क्विज और पीडीएफ एमजेटी ऐप पर दी गई थी, आप वहां से सॉल्व कर लिए होगे। नहीं किए हो तो जाओ जल्दी से सॉल्व कर लो। फ्री क्विज, फ्री डेली का डेली पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलता है। पीडीएफ वैसे आप टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो, हमारे रात को 9 बजे आती है। पहला क्वेश्चन, अमेरिका ने हाल ही में कितने देशों के नागरिकों के लिए अप्रवासी वीजा प्रक्रिया को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया? तो अमेरिका ने अभी हाल ही में 75 देशों के नागरिकों का जो अप्रवासी वीजा होता है प्रोसेस, वो इनडेफिनिट टाइम के लिए, इनडेफिनिट बोले तो कोई फिक्स नहीं है, ये साल भर के लिए भी हो सकता है, 1 महीने के लिए भी हो सकता है, 2 साल के लिए भी हो सकता है, 10 दिन के लिए भी हो सकता है। तो अनिश्चित काल के लिए अभी प्रतिबंधित कर दिया है कि इन 75 देशों से कोई नागरिक यहाँ दिखाई मत पड़ना, क्योंकि वीजा जारी नहीं होगा। अब इन 75 देशों में क्या भारत है? नहीं, भारत नहीं है, लेकिन भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश और पाकिस्तान इसमें है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा और इसको ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ऐसा किया हुआ है, क्योंकि उनको थ्रेट है भाई, ईरान को लगातार ये दबा रहे हैं, उधर गाजा हमास को ये दबा रहे हैं हमेशा। तो हो सकता है इनको इस बार का डर हो कि मुस्लिम कंट्रीज से कुछ ऐसा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और भी कुछ ऐसे जो छोटी मोटी कंट्रीज होती हैं उनके थ्रू कई कई बार जो है, जो आतंकवादी होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, वो कई कई देश कूद करके आ जाते हैं। और ईरान ने अभी थ्रेट भी दिया था कि इस बार गोली नहीं चूकेगी। तो इस सब को लेकर के ट्रंप को शायद कुछ बड़े हमले का डर था, या कुछ ऐसा सीआईए का वगैरह का इनपुट रहा होगा। तो ऐसे में इन्होंने 75 कंट्रियों के वीज़ा प्रोसेस को होल्ड कर दिया है फॉर द इंडेफिनिट टाइम। अब इनमें कौन कौन से देश हैं जो आप जान सकते हो, मतलब जो आपको जाने पहचाने लगते होंगे। तो ब्राज़ील है देखो। इसके अलावा बी फॉर बांग्लादेश देख लो, ठीक है, बांग्लादेश भारत का पड़ोसी। अफगानिस्तान तो टॉप नंबर पर रहेगा ही रहेगा, वैसे ये अल्फ़ाबेट से है टॉप पर वैसे भी यही रहता, टॉप पर ही रहता। खैर, इसके बाद ईरान, इराक, ऑब्वियस ये रहना ही था। इसके अलावा यहाँ पर नेपाल भी है, ठीक है। इसके अलावा निकारागुआ, पाकिस्तान, ठीक है, पी से इकलौता देश पाकिस्तान, ये भी इसमें। अब आई फॉर इंडिया होता है, लेकिन यहाँ पर आई देखिए ईरान, इराक ही है, आई का स्पेस नहीं है, मतलब भारत इस लिस्ट में नहीं है। सूडान, सीरिया, टोगो ये सब है, यमन भी है। तो ये इन देशों के जो नागरिक हैं वो फिलहाल के लिए वीज़ा अभी नहीं बनवा पाएंगे, अमेरिकी वीज़ा, यानी कि अमेरिका यहाँ के नागरिक अभी कुछ दिनों के लिए नहीं जा पाएंगे, जब तक कि कोई नया अपडेट नहीं आता है। अगला, यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यमन के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं मोहसिन जिंदानी। मोहसिन जिंदानी जो है, मोहसिन अल जिंदानी इनका पूरा नाम है, साया मोहसिन अल जिंदानी, ये नए प्राइम मिनिस्टर होंगे। अभी हाल ही में जो इनके पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे यहाँ के, सलीम बिन ब्रेक, इन्होंने अचानक से इस्तीफा दे दिया। और इनके इस्तीफे के बाद जो विदेश मंत्री के पद पर थे मोहसिन जिंदानी, ये नए प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं वहाँ के प्रेसिडेंशियल लीडरशिप के द्वारा। ओके, तो ये होंगे यमन के नए प्रधानमंत्री। यमन कहाँ पर है? तो यमन आप देखोगे भारत के पड़ोसी देशों में इसका भी नाम आता है। आप देखो, जैसे ये है अपना प्यारा भारत, तो यहाँ पर ओमान और यहाँ पर है यमन।
ये है यूएई, ये है सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो यमन ये कंट्री है। यहीं पर मैंने आपको एक दिन वीडियो दी थी इस पर वैसे। तो ये यमन जो है आज के टाइम पर 3 गुटों में बटा हुआ है। एक गुट जो है वो सऊदी अरब के इन्फ्लुएंस में रहता है, एक गुट जो है वो यूएई के इन्फ्लुएंस में रहता है, और एक गुट हूती विद्रोहियों का है। हूती विद्रोही जो हैं ये ईरान के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। तो फिलहाल यहाँ 3 सत्ताएं आपस में बांट बूट करके रह रही हैं। यमन के बारे में थोड़ा सा और जानोगे तो इसकी लैंग्वेज अरबी होती है, अरब देश है, खाड़ी देश है। इसके अलावा यमनी रियाल यहाँ की करेंसी होती है, ठीक है। यहाँ की राजधानी सना होती है। बस केवल ये 3 चीज़ आपको ज़्यादातर इंपॉर्टेंट रूप में याद रखना होगा। अगला साथियों, अपना लास्ट 6 मंथ का और ईयरली करंट अफेयर का ई बुक आया हुआ है। जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है इसको परचेज कीजिए। एमजेटी ऐप पर जा करके आप कंटेंट देखने को बार बार मैसेज करते हो कि सर डेमो दे दीजिए, तो डेमो के रूप में आप देख सकते हो। हर एक चैप्टर यहाँ पर कवर कराए गए हैं। वीडियो को पॉज करके आप देख लेना इत्मीनान से। हर एक कंटेंट को, जो भी आपका रिलेटेड करंट अफेयर होता है, स्टैटिक्स होता है, पूरे साल का वहाँ पर दिया रहता है, ठीक है। अब ये बजट देखो, ये लास्ट मंथ रहेगा जनवरी का, जिसमें ये वाला बजट रहेगा पिछले साल वाला, क्योंकि अब 1 फरवरी से नया बजट आ जाएगा। तो नया बजट नए आपको ई बुक में मिलेगा, फिर तब वो साल भर वो कंटिन्यू रहेगा। तो आप ये पिछला बजट भी तैयार कर सकते हो, क्योंकि पिछले बजट से भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप जाइए फटाफट से इस ब्रह्मास्त्र ई बुक को परचेज कीजिए। एमजेटी ऐप पर आपको ये मिलेगा बेस्ट ई बुक सेक्शन में जा करके। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मार्च 2026 में भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत विद्युत शिखर सम्मेलन ये होगा यशोभूमि नई दिल्ली में। देखो, भारत ने ना 2 कन्वेंशन सेंटर बनाए हैं। एक तो है भारत मंडपम, जिसमें हम लोगों ने G20 को होस्ट किया था। G20 शिखर सम्मेलन याद होगा 2023 वाला, तो वहाँ पर हम लोगों ने आयोजित किया बहुत ही धूमधाम से। इसके बाद एक और यशोभूमि जो अभी बन रहा है, अभी एक्चुअल में बन रहा है, और ये बन जाएगा ना तो ये होगा एशियाज लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर, ठीक है। कन्वेंशन सेंटर बोले तो जहाँ पर समिट वगैरह आयोजित होती है। तो ऐसे ही ये भारत विद्युत शिखर सम्मेलन यहीं पर आयोजित हो रहा है। अब पूरी तरीके से नहीं बना है, लेकिन कई हिस्सों में तो बन ही गया है, मतलब छोटे मोटे आयोजन तो कर ही सकता है, कर ही रहा है वो तो कई साल से। तो ये नई दिल्ली में ये भी पड़ता है, नई दिल्ली नोएडा पूरा हिस्सा लेते हुए ये बनता है। 19 से 22 मार्च तक ये आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन की थीम है इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिंग ग्लोबली। ये इसकी थीम है। तो भारत विद्युत शिखर सम्मेलन नाम से ही स्पष्ट है, इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ावा देने के लिए। और इलेक्ट्रिसिटी कौन सी वाली? जो ग्रीन एनर्जी हो, यानी क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, जो ऐसी एनर्जी जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन ना करती हो। ऊर्जा की इफिशिएंसी कैसे बढ़ाया जाए, ग्रिड का लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए, स्टोरेज क्षमता कैसे बढ़ाई जाए, ठीक है। ऊर्जा संक्रमण जो एनर्जी ट्रांसमिशन होता है, इसको कैसे टेक्नोलॉजी विकसित की जाए, इन सब मुद्दों पर चर्चा यहाँ पर होगी। 50 से ज़्यादा देश और पैनल यहाँ पर आकर चर्चा करेंगे। 500 से अधिक प्रदर्शक, 25,000 से अधिक प्रतिभागी, 1,000 प्लस प्रतिनिधि, 300 वक्ता, ये सब इसमें हिस्सा होंगे। अगला airlineratings.com, इसके द्वारा प्रकाशित सूची में 2026 के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे चुनी गई है? तो airlinesrating.com ने हर साल की तरह इस बार भी अपना लिस्ट जारी किया है कि वर्ल्ड सेफेस्ट एयरलाइन कौन सी है। तो ये है एतिहाद एयरवेज। एतिहाद एयरवेज इस बार पहली ऐसी एयरवेज बनी है जो गल्फ कंट्रीज़ की है, मतलब खाड़ी देशों में पहली ऐसी एयरवेज है जिसने टॉप रैंक हासिल की हुई है। तो एतिहाद एयरवेज ये टॉप पर है इस रैंकिंग में। उत्कृष्ट सुरक्षा रिकॉर्ड, आधुनिक बेड़ा, उन्नत पायलट प्रशिक्षण, इन सब के मामलों में मुद्दों पर ये टॉप पर रहा है, ठीक है। दूसरे पर है कैथे पैसिफिक, तीसरे पर कांतास है। कतर एयरवेज, फिर एमिरात भी ये चौथे और 5वें पर है। तो टॉप 5 ये है, ठीक है। भारत की एयरलाइन 2026 की टॉप 25 सेफेस्ट फुल सर्विस या लो कॉस्ट एयरलाइन की सूची में कोई भी नहीं है। अगला, कलकत्ता हाईकोर्ट के 44वें नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो कलकत्ता हाईकोर्ट के 44वें नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं जस्टिस सुजय पॉल। जस्टिस सुजय पॉल जो हैं कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाईकोर्ट होंगे। इनको वहाँ के राज्यपाल जो वर्तमान में हैं उन्होंने शपथ दिलाई है। इससे पहले मध्य प्रदेश और तेलंगाना के हाईकोर्ट में ये काम कर चुके हैं। पहले वकालत करते थे, फिर जज बने, जज से अब चीफ जस्टिस बने हैं हाईकोर्ट के। तो अब देखिए, इनसे पहले कौन थे? टी एस शिवागंगनम। तो ये इनसे पहले थे
15 सितंबर 2025 को रिटायर हुए थे, तब से यहाँ कार्यवाहक के रूप में थे और अब यहाँ पर परमानेंट नियुक्ति हुई है डॉक्टर सुजय पॉल की। ओके, पिछले दिनों में कई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चेंज हुए हैं, आज रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो कलकत्ता हाई कोर्ट के सुजय पॉल, केरल हाई कोर्ट के सोमैन सेन, उत्तराखंड हाई कोर्ट के मनोज कुमार गुप्ता, सिक्किम हाई कोर्ट के मुश्ताक अयुमंतकत, मेघालय हाई कोर्ट के रेवती प्रशांत मोहिते, झारखंड हाई कोर्ट के महेश शरद चंद्र सोनक और पटना हाई कोर्ट के संगम कुमार साहू। वेरी इंपॉर्टेंट पेज है, इसे आप लोग याद जरूर कर लीजिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि हाल फिलहाल में कई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चेंज हो रहे हैं। हाई कोर्ट के बारे में आपको कई बार बता चुका हूं, अनुच्छेद 217 में हाई कोर्ट में नई नियुक्ति का प्रावधान है। भारत के राष्ट्रपति हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या जजेस इन सब की नियुक्ति करते हैं, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। शपथ दिलाते हैं राज्यपाल, अगर हाई कोर्ट होगा तो, सुप्रीम कोर्ट होगा तो राष्ट्रपति दिलाएंगे शपथ। ओके, अच्छा, अगर ट्रांसफर पोस्टिंग हो, मतलब जैसे एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर होते हैं, तो ट्रांसफर वाली प्रक्रिया ना अनुच्छेद 222 में कही गई है। ठीक है, अनुच्छेद 222 और 217 दोनों याद रखना। अगर पूछा जाए कि कोई इसका मतलब मिनिमम क्राइटेरिया क्या होता है, तो क्राइटेरिया में आप बता देना, कोई अगर हाई कोर्ट का जज है तो वो चीफ जस्टिस बन सकता है यदि वो 5 वर्ष से ज़्यादा का जज का उसके पास अनुभव है। और अगर कोई सरकारी वकील है तो वो अगर 10 साल से वकालत किया कर रहा है, सक्सेसफुल वकालत, तो फिर वो भी एलिजिबिलिटी रखता है हाई कोर्ट के जज होने का या सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जज होने का या चीफ जस्टिस होने का। ओके, सेवानिवृत्ति रिटायर कब होंगे? अपनी आयु के 62 वर्ष तक। ठीक है, तो ये रिटायर हो जाएंगे। और टोटल हाई कोर्ट मैंने 25 बताए हैं, 25वां कौन सा है? अमरावती हाई कोर्ट लेटेस्ट। अगला, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट भारत में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का सबसे बड़ा, भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट भारत के काकीनाडा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। यहाँ ग्रीन अमोनिया विकसित की जाएगी, उत्पादन किया जाएगा इसका, हरित अमोनिया का। ग्रीन अमोनिया होगा, अक्षय ऊर्जा से होगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का ये महत्वपूर्ण हिस्सा होने जा रहा है। इससे हजारों रोजगार और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। साथ ही साथ कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। देखो, हम लोग CO2 के उत्सर्जन को कम करने पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहीं एक देश है USA, जो बाइडेन के टाइम पर थोड़ा बहुत कर भी रहा था, प्रयासों में सहयोग भी दे रहा था। जब से ट्रंप आए हैं, ट्रंप लगातार कह रहे हैं भाई हमसे कोई मतलब नहीं है पृथ्वी से, हमसे कोई मतलब नहीं है कि टेम्परेचर गर्म हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। हम खूब बढ़िया जम करके करेंगे, परीक्षण भी जम करके करेंगे हम लोग। तेल का उत्पादन, ड्रिल बेबी ड्रिल उनका फेमस नारा है। और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि सभी जो ऑर्गेनाइजेशन इससे रिलेटेड हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोकने का काम करते हैं, जलवायु संरक्षण पर काम करते हैं, क्लाइमेट चेंजेस पर काम करते हैं, ये सब फालतू के हैं और इन सब से ट्रंप ने अपने आप को मूव ऑन कर लिया है। अब देखो, भारत जो है वहीं पर ये गंभीरता एक सीनियर देश की वजह से यहाँ पर गंभीरता दिखा रहा है और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट क्लीन एनर्जी पर, ग्रीन एनर्जी पर काम कर रहा है। भारत ने भी देखिए यहाँ $10 बिलियन का निवेश करने का यहाँ अनुमानित परियोजना बनाया हुआ है। $10 बिलियन मतलब आप आज के टाइम पर 89 ले लो, 89 क्या 90 मानकर चलो, 90,000 करोड़ का। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया ये प्रोजेक्ट होगा। ऑब्वियस सी बात है, इसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बहुत सारे अदर कंट्रीज से भी आ रहे हैं, सब पूरा भारत नहीं लगा रहा है, लेकिन फिर भी भारत प्रयास तो कर रहा है। 1.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष की इसकी क्षमता होगी कि कितना ये अमोनिया प्रोड्यूस कर सकता है। और इतना अगर प्रोड्यूस करने लगा तो भारत न सिर्फ अपना यूज करेगा बल्कि इसको एक्सपोर्ट भी करेगा। इसके बाद इससे नौकरियां और वो सब तो होंगी। जर्मनी, जापान और सिंगापुर, इसको भी निर्यात किया जाएगा। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले ही जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज आए थे, उन्होंने भी भारत में ह्यूज इन्वेस्टमेंट, वो भी क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के लिए करने की बात की थी। मैंने आपको डेली करंट अफेयर में ही बताया था। ओके, तो आंध्र प्रदेश आया है। आंध्र प्रदेश को आप देखिए यहाँ पर मैप में, इंडिया के मैप में यहाँ पर दिख जाएगा। आंध्र प्रदेश, अमरावती राजधानी है। चंद्रबाबू नायडू यहाँ के CM हैं। इनकी पार्टी का नाम है TDP, तेलुगु देशम पार्टी। ठीक है, जस्टिस S अब्दुल नज़ीर यहाँ के गवर्नर हैं। कोलेरू झील, पुलिकट झील है। नेशनल पार्क की अगर बात करें तो राजीव गांधी नेशनल पार्क यहाँ पर है। वेंकटेश्वर नेशनल पार्क भी है। वेलम केप्स फेस्टिवल है। कुचिपुड़ी, धमाल, मातुरी, डंडरिया, ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। 26 जिले हैं, 175 विधानसभा सीटें, लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 11 सीट यहाँ से जाती है। भारत में पहली बार आयोजित हो रही अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग रेस
पुणे ग्रैंड टूर 2026 का गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो इसका गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है MS धोनी को, महेंद्र सिंह धोनी को। अच्छा, मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले एक ज़रूरी बात। देखिए, ये चैनल साथियों ये नया है ना। तो नया चैनल पे क्या होता है ना, इस पर मैं आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आप में से हो सकता है कुछ लोग को समझ में आए, कुछ लोग को ना आए। जैसे थंबनेल जब आपको दिखता है तो उसे कहते हैं इम्प्रेशन। यूट्यूब जितनी बार दिखाया उसको कहेगा कि वो इतना बार इम्प्रेशन दिखाया। और उसके बाद फिर अगर कितने लोग उस पर क्लिक करते हैं दिखने के बाद, तो क्लिक करने को काउंट करता है जब यूट्यूब, तो फिर उसका एक रेटिंग बताता है जो CTR के नाम से जाना जाता है, यानी क्लिक थ्रो रेट। मतलब कितनी बार यूट्यूब ने दिखाया इंप्रेशन आपको थंबनेल को और कितनी बार आपने क्लिक किया। तो हमारे इस चैनल का CTR जो है ये जा रहा है 25% के आसपास। नॉर्मली आप देखोगे किसी भी वीडियो का जो होता है वो CTR 8% तक अगर हो रहा है तो मतलब वो गुड माना जाता है। मतलब अगर 100 बार यूट्यूब ने दिखाया और 8 लोग उसको टच किए तो मतलब वो ठीक ठाक है, फेयर है। 8 से कम है तो मतलब आपको थंबनेल चेंज करने की ज़रूरत है। 8 से लेकर के 12-15 तक है तो मतलब बहुत अच्छा है, ठीक है। 12-15 पर है तो मतलब कि अच्छा जा रहा है CTR। 25 जा रहा है तो इसका मतलब बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है। अब 25 जा रहा है फिर भी व्यूज़ कम आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है जानते हो? इसका मतलब ये है कि जो हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुंच तो रही है वीडियो, और वो जब पहुंच रही तो वो लोग क्लिक कर रहे हैं, लेकिन यूट्यूब इम्प्रेशन ही इतना नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि ये नया चैनल है। तो जिस हिसाब से जिस लेवल का चैनल होता है उसी हिसाब से वो उसी लेवल तक पहुंचाता है लोगों को, है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो को लाइक ज़रूर करो। लाइक करोगे अगर तो यूट्यूब अगली बार फिर से आपके पास पहुँचाएगा। तो जब ऐसा पहुँचाना शुरू करेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, बार बार लाइक करोगे तो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो इसका CTR भी अच्छा मिलेगा और इम्प्रेशन भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। CTR तो अच्छा मिल ही रहा है, मतलब लोग पहचान रहे हैं कि हाँ ये हमारी ही वीडियो, उसके बाद क्लिक कर रहे हैं। आप लोग को इसको शेयर करना है, ठीक है ना। चलिए, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। खैर, क्वेश्चन पर आते हैं। पुणे ग्रैंड टूर होने जा रहा है और ये भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग रेस होगी। साइकिल से सब लोग साइकिलिंग रेस करेंगे और इसको प्रमोट करने के लिए गुडविल एम्बेसडर बनाया गया MS धोनी को। आप जानते हो क्रिकेट के दिग्गज कप्तान रहे हैं। पुणे में आयोजित होगा। वैसे तो एक बार ये पुणे वॉरियर्स की तरफ से भी खेल चुके हैं। तो लगभग रेस 437 किलोमीटर के मार्ग पर आयोजित की जाएगी और इसमें कई डाइवर्स जियोग्राफिक लोकेशंस भी होंगी, पठार पहाड़ ये सब आएंगे बीच बीच में। इंटरेस्टिंग होगा। तो 19 से 23 जनवरी 2026 तक पुणे में आयोजित होगा मल्टी स्टेज रोड साइकिलिंग इवेंट। ओके, तो इंडिया में पहली बार ऐसा हो रहा है तो प्रमोट करना चाहिए सबको। खैर, कुछ और भी ब्रांड और उनके एम्बेसडर्स के नाम यहाँ पर हैं, रिवाइज करते हैं। जैसे महेंद्र सिंह धोनी इसके बने हैं, रोहित शर्मा ICC T20 विश्व कप 2026 के बनाए गए हैं, राहुल द्रविड़ पारादीप फास्फेट लिमिटेड के, अनन्या पांडे फ्रेंच लग्जरी चैनल की, जसप्रीत बुमराह L&T के, गुआई बीबो इसके ऋषभ पंत। देखिए अब यहाँ से उल्टा हो गया है ना। तो अब विजन इंडिया के श्रीकांत, फिट इंडिया आइकॉन के आयुष्मान खुराना, फेडरल बैंक के विद्या बालन, ICC चैंपियंस ट्रॉफी के शिखर धवन, फिक्की फिल्म्स के आयुष्मान खुराना, प्यूमा इंडिया की PV सिंधु। ये रिसेंट में आए हुए कुछ ब्रांड और उनके एम्बेसडर्स हैं। अगला, मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई? रातापानी टाइगर रिजर्व, जब इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था तब भी मैंने आपको बताया था। तो ये रातापानी टाइगर रिजर्व जो होगा इसका नाम अब बदला जाएगा। इसका नाम होगा डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व। फिर से, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व। ये डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम पे रखा जा रहा है, जिन्होंने भीमबेटका की खोज की थी। भीमबेटका, भीमबेटका की गुफाओं से बहुत सारे प्राचीन और पुरातत्व चीज़ें मिली थी। अब कहा जाता है कि भीमबेटका की गुफाओं से ना सबसे प्राचीनतम अब तक पाई गई चीज़ें हैं भारत में। तो भीमबेटका की खोज श्रीधर वाकणकर ने की थी, तो उन्हीं के सम्मान में उनके नाम पर टाइगर रिजर्व का नाम रखा गया है। रातापानी टाइगर रिजर्व अब इनके नाम पर जाना जाएगा। वहाँ के CM ने इसका अनाउंसमेंट किया है, जो कि मध्य प्रदेश के CM है डॉक्टर मोहन यादव जी, इन्होंने किया है। तो ये मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बना था। हालांकि मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। माधव टाइगर रिजर्व भी मैं आपको बता चुका हूँ, वो तो नेशनल पार्क भी है, तो उसी में से माधव टाइगर रिजर्व भी बना है, ठीक है। तो 9 टाइगर रिजर्व हैं और टोटल 12 नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश में। ओके, खैर, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था 1975 को। और इन्होंने जो भीमबेटका की खोज की थी, ये यूनेस्को का भी एक धरोहर स्थल है भारत में। अच्छा, ये मध्य प्रदेश का तो 8वां था, लेकिन अगर टोटल पूछा जाए तो भारत का 57वां था, और इसके बाद भारत में टोटल अभी 58 है।
भारत में टोटल 58 है, 9 यहाँ पे है। मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश मध्य में है, ठीक है। इसकी राजधानी भोपाल होती है। भोजताल झील याद रखना, साकर झील भी है। माधव, वन विहार, पन्ना, पेंच, कान्हा किसली, संजय, ये सब प्रमुख नेशनल पार्क है। मैंने आपको जैसे बताया 12 नेशनल पार्क है, 9 टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं, इसलिए टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा चीते भी यहीं पर हैं, मतलब चीते यहीं पर ही हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश में ही है। डॉक्टर मोहन यादव जी बीजेपी पार्टी से सीएम हैं। मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। मटकी, कर्मा, तितली ये प्रमुख नृत्य हैं। 55 जिले, 230 विधानसभा में सीटें, 29 लोकसभा और 11 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। अगला, हाल ही में किस राज्य में स्पीतुगस्टर फेस्टिवल मनाया गया? तो स्पीतुगस्टर फेस्टिवल ये आप जानते हो लद्दाख में मनाया जाता है हर साल, क्योंकि स्पीतुगस्टर के नाम से स्पीतुक जो मठ है उसी में ये होता है, ठीक है। जो बौद्धिस्ट लोग होते हैं वही लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, तिब्बतीय लोग के, तिब्बतीय मूल के। तो लेह के स्पीतुक मठ में हर्षोल्लास के साथ इस बार भी मनाया गया। अच्छा, इसमें ना ये जो मुखौटा नृत्य होता है ये बड़ा फेमस होता है, और ये कई बार पूछा गया है। इसे चाम नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? चाम नृत्य। ये मुखौटा लगा करके ये लोग जो बुरी आत्माएं होती हैं उनको भगाते हैं, बुराई पे अच्छाई का जीत ये लोग मानते हैं। तो मुखौटा नृत्य कई कई बार पूछा जाता है, या चाम नृत्य ये किस फेस्टिवल में होता है? तो आप बताना स्पीतुगस्टर में, कहाँ पर? लद्दाख में। ये क्वेश्चन सीजीएल वगैरह में कई बार पूछा जा चुका है, इसे याद रखना। 16 और 17 जनवरी को अभी ये मनाया गया, और गुस्टर का अर्थ है बलिदान, तो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। चाम मुखौटा नृत्य याद रखना, ओके, तिब्बती कैलेंडर के अनुसार होता है। अगला, कुछ और मेले और महोत्सव रिवीजन कीजिए। हार्निवल फेस्टिवल नागालैंड में होता है, ये 1 से 10 दिसंबर तक मनाते हैं, है ना, हार्निवल। चराईचुंग असम में, रोनाले ये हिमाचल प्रदेश में, अक्षर महोत्सव नई दिल्ली में, और वाटरसेड आंध्र प्रदेश, प्रवासी परिचय सऊदी अरब में हुआ, उद्भवोत्सव मध्य प्रदेश, निगोल चकोबा मणिपुर, सिराईखोंग मणिपुर, बथकम्मा तेलंगाना में। कुछ और यहाँ पर भी है जो मैंने आपको रिवीजन करवाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आज दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ और आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे चुना गया? तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो है मिचेल स्टार्क को मिला है, और महिला प्लेयर ऑफ द अवार्ड जो है लॉरा वाल्वरेट को मिला है। तो इन दोनों को मिला है। इसमें मिचेल स्टार्क आप जानते हो लीजेंड खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं, फास्ट बॉलर, और ये हैं साउथ अफ्रीका की, ठीक है ना, लॉरा वाल्वरेट। तो ये इनकी साउथ अफ्रीका की हैं। तो दोनों को आईसीसी का इस महीने का जो पिछला बीता है दिसंबर 2005 उसका चुना गया है प्लेयर ऑफ द मंथ। आप जानते हो आईसीसी के द्वारा एक महिला और एक पुरुष खिलाड़ी को उस महीने की बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए चुना जाता है हर महीने। शुरुआत इसकी 2021 जनवरी से हुई थी, और सबसे पहले ऋषभ पंत चुने गए थे। तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया लाइक ज़रूर कर देना है आपको वीडियो, और एक कमेंट छोड़ देना है प्यारा सा, ठीक है, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, इस पर इंप्रेशन ज़्यादा आए वीडियो पर। और जाते जाते आप अगर हमारी ई बुक लेना चाहते हो तो ये आप ई बुक ले सकते हो। कल मैंने आपसे पूछा था कि CSPOC सम्मेलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1969 में हुई थी। ब्रिक्स 2026 के लिए भारत की थीम रखी गई है बिल्डिंग फॉर रिसाइलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। आज आपको क्या बताना है? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 भारत में लागू कब हुआ? दूसरा, वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन हैं? दोनों क्वेश्चन इजी है, आप बताइएगा जरूर। अच्छा, लोकपाल जैसे देश के लिए होता है, लोकायुक्त राज्य के लिए होता है, ठीक है, ये बात क्लियर रहे। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।